ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, जो हालिया पाकिस्तानी दौरे पर भी थे, उन्होंने कहा है कि ईरान को भी पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे में शामिल किया जाना चाहिए। आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से ताकतों के सेंटर्स शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे में ईरान और सऊदीया का करीब आना और फिर दिफाई मुआहदे तक पाकिस्तान के साथ बात करना, क्या एक नया मजबूत अस्करी ब्लॉक बन सकता है इस खत्ते में? जी देखिए, ये तो एक बहुत आइडियल किस्म की सिचुएशन हो जाएगी और ये बड़े अच्छा उन्होंने एक किस्म की आप कह लें कि स्ट्रेटेजिक मूव चली है कि ईरान ने अपने आप को पेश किया है, बजाय इसके कि वो इस मामले से अपसेट होता कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान इस किस्म का मुआहदा हुआ है और इस तरह की मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल पे हुआ है। उसने अपने आप को भी पेश किया है कि ईरान विल बी अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पूरी जो गेम है मिडल ईस्ट में, ये इसको क्रिएट किया गया है बाय प्लेसमेंट ऑफ इजराइल, और एक शिया सुन्नी वाला तसादुम जो है वो कायम किया गया है, जिसे मैनेज किया गया है बाय द ग्रेट पावर्स एंड इजराइल, ताकि इस पूरे खत्ते में एक इंस्टेबिलिटी की फिजा हो, गैर यकीनी फिजा जो है वो कायम रहे, और ईरान और सऊदी और उनके जो अरब कंट्रीज हैं वो हमेशा ईरान को अपना मेजर दुश्मन समझते रहे, और जो कि वो समझते हैं कि वो इजराइल से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन ईरान को समझते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका जो है वो दोनों तरफ जो है वो खेलते हुए वो अपने तमाम हथियार जो है इन अरब कंट्रीज को भेजता है, और ये एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी एक, मैं कह लूं कि सबसे ज्यादा जो आप कह लें जो प्रॉफिट है वो सारा इन्हीं कंट्रीज से आता है, जो अरब कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग सऊदीया, यूएई, कतर, बहरीन वगैरह, और ऑफ कोर्स इजिप्ट वगैरह जो है, और ये इनमें तमाम हथियार, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका का लगा हुआ है, और वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं और वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन सर वो फिर हम प्रोटेक्शन देख भी चुके थे कि जो कतर में हुआ था सर। जी जी बिल्कुल, देखिए कतर में भी जो हुआ ना, कतर में अब आप देखें उनको इनसिक्योरिटी है, और वो चाहेंगे कि कोई प्लान बी जरूर हो, कहीं और से उनको हथियार जरूर मिले। चाइना कैन बी एन ऑल्टरनेट, पाकिस्तान एक ऑल्टरनेट के तौर पे उनकी हिफाजत कर सकता है, जिसको वो देख रहे हैं, जिस तरह सऊदी अरेबिया ने ये मामला तय किया है पाकिस्तान के साथ। तो जो कुछ कतर के साथ हुआ और उससे पहले ईरान के साथ हुआ, तो इस खत्ते में बाकी ममालिक को भी एक इनसिक्योरिटी जरूर है कि वो क्यों उन्होंने 100% अपना रिलायंस जो है वो अमेरिका के साथ रखा हुआ है, जो कि इजराइल का एक बहुत बड़ा एलाय है और सपोर्टर है। तो इसको देखते हुए उनको एक प्लान भी जरूर एक मुरतब करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, ताकि उनके पास दूसरी ऑप्शन हो इन केस ऑफ सच एन अटैक, जिस तरह इजराइल इन्हें एक बेक यकीनी फैलाई हुई है इस पूरे खत्ते में, और जिसको चाहता है उसको हमला कर देता है एट विल, और विदाउट एनी एयर डिफेंस सिस्टम रिस्पॉन्डिंग, मतलब उनके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आता, जिससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका की जो है एक मॉनिटरिंग है, और वो चाहते हैं कि इजराइल को किसी तरह का नुकसान ना हो, और उनकी टैसिट अप्रूवल से ये चीजें हो रही होती हैं। तो ये तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं ये चाहेंगी कि एक प्लान भी जरूर मुरतब हो, और ईरान का इस वक्त ये चीज कहना कि वो पाकिस्तान और सऊदीया के मुआहदे में शामिल होना चाहेंगे, तो मेरा ख्याल में ये तो बहुत एक अच्छा पॉइंट है और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसको मेरा जाती ख्याल ये है कि ये शायद इजराइल और अमेरिका इस तरह ना होने दे। बिल्कुल सही सर। इजराइल की बात हो रही है तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि गजा अमन मुआहदे को लेकर बड़ी अहम खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, कुछ बदमज़गियाँ आ रही हैं, और गजा अमन फोर्स के भिजवाने पर शदीद इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसराइल अकेला ही इतना ताकत रखता है कि अमेरिका के भी खिलाफ चला जाए, या अमेरिकी सपोर्ट से ही ये सारा सो कॉल्ड ड्रामा रचाया जा रहा है? देखिए जी, अभी तो जो चीजें नजर आती हैं उसमें यही बार बार अमेरिका ने भी कई दफा कहा कि जी इजराइल को ये चीज खत्म करनी चाहिए, और जो अकॉर्ड हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। और मगर मैं समझता हूं कि ये इजराइल कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं कर सकता बगैर अमेरिका की पुष्पनाही के, बगैर अमेरिका के अप्रूवल के। बहरहाल जो भी है, एक वायलेशन जरूर है। जब से ये मुआहदा हुआ है, एक दिन भी आप कह लें कि इजराइल ने कोई ब्रेक नहीं दी कि जिसमें किसी फलस्तीनी को ना मारा हो। और अभी ज्यादातर जो है वो अपने मेडिकल इश्यूज की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से और वेदर की वजह से उनमें बहुत मिजरी है इस वक्त, जिसमें वो थाउजेंड्स ऑफ, मतलब जो स्पेशली जो बच्चे हैं उन्होंने वो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उससे पहले बहुत सारे जो हैं अनफॉर्चुनेटली शहीद हो चुके हैं। तो ये चीज जो है ये
एहसास की बात भी है और उस मुआहदे पे एक रूल ऑफ लॉ को जो है फॉलो करने वाला चीज भी है, जो कि हम देखते हैं कि इसराइल ने हमेशा एक ब्लैटेंट किस्म की वायलेशन की है और वो माइट इज राइट पे बिलीव करता है, किसी किस्म के रूल ऑफ लॉ पे नहीं करता, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई हो या किसी और मुल्क की तरफ से किसी किस्म की रेजोल्यूशन हो। तो उन्होंने कोई वक्फा नहीं दिया। उन्होंने जब से ये एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स भी किया है, तमाम तरह की वायलेशंस जो हो सकती हैं वो कर जी, रहे हैं ह्यूमन बिल्कुल, राइट्स की, और कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, पैलेस्टीनियन हाँ। लोगों के ऊपर, प्रेस के ऊपर और बाकी जितना एड आ रही है उनके ऊपर भी वो उस तरह से अमल दरामद नहीं कर रहे जिस तरह मुआहदे में लिखा गया था। तो पाकिस्तान को अगर कल इधर फोर्सेस अपनी भेजनी है और यूनाइटेड नेशन की फोर्स कीपिंग का हिस्सा बनना है, तो इस बात की जरूर एक एहतियात करनी पड़ेगी कि उधर कंट्रोल किसी तरह से भी इसराइल का ना हो और इसराइल की कोई सिक्योरिटी फोर्स जो है उस खत्ते में मौजूद ना हो। अदरवाइज ये पॉपुलेशन जो है उसके लिए बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी वाला अमल होगा। पाकिस्तान की जहां पे इतनी इज्जत है, पाकिस्तान को एक मजबूत मुस्लिम मुल्क की तौर पे देखती है वहां की पॉपुलेशन और इज्जत करती है। मेरा ख्याल में इस मामले में हमें थोड़ा सा कॉशियस जरूर होना पड़ेगा और फ्यूचर जो है लेकिन वो सर तभी एक सिक्योर चीज, होगा अगर सर इसराइल एक जो और है चीज इस भी, मुआहदे एक की और पॉइंट भी आपसे डिस्कस करना था कि तुर्किया गजा अमन मुआहदे में बड़ा एक अहम रुकन रहा और इसराइल की जानिब से वाजे हम देख रहे हैं कि धमकी आमेज लहजे में ये कह दिया गया है कि तुर्किया की फौज हमें किसी सूरत गजा में कबूल नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो हठधर्मी है ये कोई नया एक तनाज़ा खड़ा कर देगी? जी देखिए, जो तुर्की का स्टांस है वो काफी हद तक पाकिस्तान का भी स्टांस रहा था शुरू में और मुस्लिम ममालिक का वही स्टांस है कि जब तक इसराइल की फोर्सेस उधर मौजूद हैं और उनका कंट्रोल है उस इलाके में और गजा में एक इनखला नहीं हुआ इसराइली फोर्सेस का और उसको डीवेपनाइज नहीं किया गया, तो फिर अमन के लिए जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसका कोई फायदा नहीं। इसी वजह से टर्की ने इस चीज से माजरत की है और कहा है कि जब तक ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती उस क्लॉज में तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और काफी हद तक सुनने में ये भी आया कि इजिप्ट इज आल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग। तो मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे देखना चाहिए कि जब तक इजरायली फोर्सेस का उधर कंट्रोल है और उनके पास तमाम हथियारों के साथ लेस वो उधर मौजूद हैं और वो इंटरनली और एक्सटर्नली उस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि कोई मुसलमान मुल्क उधर जाके जो है वो अंदर से उनके अंडर कमांड जो है वो उस उधर अमन कायम करने की कोशिश करेगा और किस तरह से वो पीस कीपिंग करेगा, क्या रूल्स ऑफ द गेम होंगे, एसओपीस क्या होंगे, इन सबको एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी जब तक इजरायलीज उधर मौजूद हैं। बिल्कुल सही। सर जो ये जो मिडल ईस्ट के जो हालात हैं या जनूबी एशिया के जो हम कह रहे हैं वो मज़ीद हम देख रहे हैं कि ख़राबी हो रहे हैं, जंगी सूरत हाल की जाने बढ़ रहे हैं। तो बतौर एयर मार्शल आप पाक फ़ज़ाइया के हवाले से क्या समझते हैं कि कौन कौन से नए जंगी त्यारे और टेक्नोलॉजी समेत मिसाइल सिस्टम्स की जानिब हमें बढ़ना चाहिए जो तुर्की और चीन से लिए जा सकें? ये चीन और टर्की के साथ हमारे चल रहे हैं एग्रीमेंट्स और फ्यूचर जहाज़ों के भी चल रहे हैं काफ़ी सारे सिलसिले, ड्रोन्स के भी चल रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ जहाज़ बल्कि ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल्स अब ये इस फ्यूचर की जंग का एक बहुत हिस्सा बन चुके हैं और इनमें ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी जिस तरह हमने पिछली दफ़ा पहलगाम वाले इसमें मार्का हक में देखा कि ये चीज़ें इस्तेमाल हुई और इंडिया ने बेतहाशा एसएसएम्स भी इस्तेमाल किए, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स वगैरह। तो ये अब जंग जो है ये मिसाइलों दूर से मारने वाले मिसाइलों की, वेपन्स की और ड्रोन्स की जो है वो जंग होगी फ्यूचर में,